नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सुन रहे हैं राज की बात की सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी थोड़ी अलग है और खास भी। यह कहानी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर लाई गई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मुर्दा घर वाली कहानी सुनाऊं, तो लीजिए, यह कहानी उन्हीं के लिए और आप सब के लिए। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। आपका हर कमेंट हमें और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी लोग किसी की बातों में आकर ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके अपने परिवार वाले भी भुगतते हैं। सोचिए, क्या कोई माँ बाप अपनी ही संतान की जान ले सकते हैं? क्या शक्ति की भूख इंसान से किसी भी हद तक गलत काम करवा सकती है? शनि अमावस्या की रात थी और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। शायद इसी वजह से पूरे कस्बे में खामोशी पसरी हुई थी। लोग जल्दी सो गए थे। रात के ठीक 2 बजे घड़ी ने जैसे ही घंटी बजाई, तभी अचानक एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि लोग नींद से हड़बड़ाकर उठ गए। सब बाहर निकलकर उसी घर के सामने जमा हो गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई लड़की बुरी तरह से चीख रही थी, जैसे अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही हो। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। वह घर मिस्टर और मिसेस घोष का था। वे पिछले 6 साल से यहीं रहते थे। इस परिवार में 4 लोग थे, पति, पत्नी, उनकी 18 साल की बेटी सुमोना और 12 साल का बेटा। मोहल्ले के लोग पहचान गए कि चीख सुमोना की ही है। वह खूबसूरत और चंचल लड़की थी, लेकिन उस रात उसकी चीखें किसी के भी दिल को चीर दे रही थीं। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। दरवाजा तोड़कर पुलिस वाले अंदर घुसे और अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेन हॉल के बीचों बीच लाल रंग से अजीब आकृतियां बनाई गई थीं। बीच में एक छोटा हवन कुंड जल रहा था जिसमें से चंदन की लकड़ी की गंध उठ रही थी। उसके बीच सुमोना जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें खौफ जम चुका था। उसके गले पर नीले निशान थे। पास ही मिस्टर घोष काले कपड़ों में बैठे थे। उनके हाथ में एक रुमाल था जिससे उन्होंने अभी अभी सुमोना का गला दबाया था। मिसेस घोष काली साड़ी में हवन कुंड के सामने बैठी लगातार मंत्र बड़बड़ा रही थीं। जैसे ही पुलिस अंदर आई, उन्होंने आंखें खोलकर पुलिस वालों को घूरा। उनकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो गईं। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। उनकी आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि कुछ हवलदार वहीं दरवाजे पर कांपते हुए रुक गए। मिस्टर और मिसेस घोष को जबरन पकड़ा गया, लेकिन मिसेस घोष लगातार चिल्लाती रही, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी वजह से हमारा काम अधूरा रह गया। हमें रोककर तुमने हमारी बेटी को हमेशा के लिए छीन लिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके बाहर ले गई। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम ने घर की जांच शुरू की, लेकिन उस अफरा तफरी में किसी का ध्यान उस 12 साल के लड़के पर नहीं गया जो कोने में खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें डर और गुस्से से भरी हुई थीं। जैसे ही सुमोना की लाश को अस्पताल ले जाया गया, वह लड़का धीरे से वहां से गायब हो गया। कहानी यहां से मुड़ती है। प्रशांत जोशी, उम्र 20 साल। वह 1 महीने पहले ही एक बड़े अस्पताल में नौकरी पर लगा था। उसकी जिम्मेदारी थी मुर्दा घर की देखरेख करना। अब तक वह दिन की ड्यूटी करता रहा था, लेकिन उसी हफ्ते से उसकी रात की ड्यूटी शुरू हुई। उस शाम वह 6 बजे ही अस्पताल पहुंच गया, जबकि ड्यूटी 8 बजे से थी। जल्दी आने की वजह थी कि उसे कुछ और काम निपटाना था। यह मुर्दा घर अस्पताल के पीछे बना था। आमतौर पर मुर्दा घर अलग जगह बनाए जाते हैं, लेकिन यह बिल्डिंग अस्पताल से सटी हुई थी। यहाँ दिन में भी अजीब सन्नाटा रहता था और रात को तो बस ठंडी हवा और लाशों की गंध ही उसका साथ देती थी। थोड़ी दूरी पर नर्सिंग बॉयज हॉस्टल था। वहाँ लड़के पढ़ते और रहते थे, लेकिन रात में वह इलाका वीरान हो जाता। प्रशांत जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। निगम उम्र करीब 40 और आलोक उम्र 25। प्रशांत का मन बैठ गया। वह दोनों अस्पताल में बदनाम थे। घर से निकलते वक्त मां ने चेताया भी था, आज अमावस्या है बेटा, ऊपर से सूर्य ग्रहण भी है, संभल कर रहना। ऐसे दिन बुरी शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। और मां की बातें याद आते ही प्रशांत का दिल और भी घबराने लगा। आलोक और निगम वही थे जिनके साथ प्रशांत को इस ड्यूटी पर रहना था। उन्होंने पहले कभी मिलकर काम नहीं किया था, पर अस्पताल के गलियारों में उनके नाम से अफेरे खूब चले हुए थे। निगम एक कुपाठी आदमी था, झोपड़पट्टी में रहता, 2 बार शादी कर चुका
और दोनों बार बीवी उसे छोड़कर चली गईं। लोग चुपचाप बातें करते थे कि पीछे कुछ अजीब वजहें थीं, पर सब कहां सच जान पाते हैं। आलोक जवान था, लगभग 25। 4 साल पहले यह नौकरी शुरू की थी। दोनों में हरदम एक हल्की सी हठ और चुटकी रहती थी। किसी तीसरे का धैर्य जल्दी जवाब दे देता था। प्रशांत के आते ही निगम ने उसकी तरफ देखा और ठाका मारते हुए बोला, ये तो बच्चा है, इस मुर्दा घर में एक रात भी नहीं टिकेगा। देखिएगा, सुबह तक भाग जाएगा। उसकी आवाज में उस तरह का घिसा पिटा मजाक था जो किसी के डर को खिलाता था। प्रशांत ने पलटकर पूछा, क्यों, क्या हुआ इस जगह से? उसकी आवाज नरम और सीधी थी। आलोक ने कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया? रात का काम है ना, डर तो लगेगा। उन्होंने जोर से हंसना शुरू कर दिया, मानो यह किसी खेल का हिस्सा हो। प्रशांत ने सच में कुछ नहीं सुना था। उसकी मासूमियत चेहरे पर ठहरी हुई थी। नहीं भाई, सच में कुछ नहीं सुना, उसने कहा, और उसका मन सचमुच खाली खाली हो चला था। निगम और आलोक एक दूसरे की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराए और निगम ने अपने रंगीन किस्से शुरू कर दिए। यह जगह कभी कब्रिस्तान हुआ करती थी, उसने कहा। लोग कहते हैं आत्माएं अभी भी यहाँ हैं। कभी कभी जो शव लाते हैं उन पर भी कब्जा कर लेती है। उसका शब्द आपके कानों में ऐसे गूंजते कि खून ठहर सा जाता। प्रशांत की पीठ पर सिहरन उतर आई, पर वह कुछ समझ न पाया। आलोक ने आगे बढ़ाया, यहाँ एक खूबसूरत लड़की की आत्मा घूमती है। छोटे बच्चों की रोने की आवाज आती है और एक आदमी भी आता है, पूरा विकृत, जिसे देख ले सामने वाला मर जाता है। यह सुनकर प्रशांत का मन और भी अस्थिर हो गया। वाक्यों का असर रात की धुंध में घुलकर उसका हृदय तेज कर रहा था। वह जानता था कि आज अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी चल रहा है। माँ की बातें याद आईं, उसकी सतर्क आवाज की ऐसे दिन कुछ अलग सक्रिय होता है। उस सोच ने उसके पूरे शरीर में एक तरह का घबराहट फैला दिया। निगम और आलोक की बातें मजाक नहीं रही। वे उसे डराने की कोशिश कर रहे थे और उसी में उनका मजा था। आलोक ने थपकी देते हुए कहा, अरे नगर निगम, इसे इतना मत डराओ, बच्चा है। अगर बीमार हो गया तो कल सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। देख कितना कांप रहा है। दोनों फिर हंसे। प्रशांत ने गुस्से से कहा, नहीं भाई, मैं डर नहीं रहा। उसकी आवाज में कठोरता भर आई, पर भीतर कुछ कांप रहा था। आलोक ने निंदाना लहजे में कहा, फिर तेरे शरीर में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मुर्दा घर की ठंड में तुझे पसीना क्यों? दोनों ने यूं ही ठाका लगाया और प्रशांत को चिढ़ाकर शांत रहने को कहा। प्रशांत दूर जाकर बैठ गया, साबुत सा गुस्सा सीने में दबाकर। वह थका हुआ था, पर नींद उसकी आंखों पर भारी होने लगी। करीब 2:30 बज चुके थे कि एक एम्बुलेंस आई। वह खून सा ठंडा कर देने वाला शोर था जब इमरजेंसी वाले शव को उतर आते मार्शलिंग करते हैं। 2-3 डॉक्टर आए, सिस्टम के कुछ काम हुए और फिर वे चले गए। मुर्दा घर में फिर वही सन्नाटा उतर आया। प्रशांत सोता गया और तभी किसी अनसुनी खटखट ने उसे जगा दिया। उसने आंखें खोली, चारों तरफ अंधेरा था और उसे अकेला पाया। निगम और आलोक नजर नहीं आए। उसने बाहर देखा और अचानक सुना कि कहीं से हंसी और बोतलों की टकराहट की आवाज आ रही है। लगा दोनों बाहर शराब के साथ वक्त बिता रहे होंगे। प्रशांत को गुस्सा आया। अगर मालिकों को पता चला कि वे यहाँ पी रहे हैं तो मुसीबत उसके भी सिर पर आ सकती थी। वह दरवाजे की ओर चला। जैसे ही उसने हाथ पकड़कर कुल्फी खोली, अंदर की लाइट अचानक बुझ गई और अंधेरा गहरा गया। हवा में ठंडी गंध फैल गई, जैसे पुरानी दवाइयों और धूल का मिलाजुला बदबू। प्रशांत ने आवाज लगाई, निगम काका, आलोक भैया, ये क्या कर रहे हो? बाहर आओ, प्रकाश जला दो। पर अंधेरे में कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज गूंजकर लौट आई और फिर गुम हो गई। वह अंदर धीरे धीरे बढ़ा। फर्श पर उसकी ही सांस की आहट गूंज रही थी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सबसे पहले दिमाग में भयानक धारणा आई कि कोई चोर है, पर हाथ ठंडा और नम था। आवाज भी साथ आई, एक तीखी सूखी लहजे में, ये सारी एक्टिविटी बंद कर दो। आवाज इतनी नजदीक थी कि प्रशांत के कान भोंच गए। उसने पलटकर देखा और मोम की तरह जम गया। पर्दे की के छाया में 2 सिलहोट थे जो उसी तरह हिल रहे थे जैसे कोई जिसे दर्द से झटका आ रहा हो। प्रशांत की गर्दन में पसीना ठहर गया। उसके अंदर कोई पुरानी चेतावनी बार बार गूंज रही थी, उसी तरह की चेतावनी जो उसकी माँ ने कही थी। उसने अपने गले पर हाथ रखा, क्योंकि कुछ अजीब सा उस जगह से उसके गले को कसते हुए महसूस हुआ।
सारे मजाक, सारे किस्से अब हवा की तरह फटने लगे। एक अंधी हवा ने उसके बालों को ठपठपाया और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था और शायद ये रात अब भी शुरू ही हुई है। अगर डॉक्टर या डीन को पता चल गया तो बुरी हालत होगी। आलोक की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने घबराकर कहा, अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? नगर निगम जाकर जनरेटर देखो, अभी तक क्यों नहीं चला? बाहर से निगम की आवाज आई। हाँ, देखता हूं। ये सुनते ही प्रशांत का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। अगर आलोक और निगम दोनों बाहर थे तो फिर उसका हाथ किसने पकड़ा था? वह ठंडा कठोर हाथ अब भी उसकी कलाई पर जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। उसने हिम्मत करके झटका दिया। कौन है? छोड़ो मुझे। उसकी आवाज कांप रही थी, गला सूख गया था। उसी वक्त बिजली अचानक लौट आई। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी ने कमरे को भर दिया। चारों तरफ सिर्फ स्ट्रेचर पर रखी लाशें थीं, कोई इंसान नहीं। प्रशांत की आंखें डर से चौड़ी रह गईं। उसने अपने हाथ को देखा। त्वचा पर नीले निशान उभर आए थे, उंगलियों जैसे गहरे दबाव के निशान। क्या हो गया तुझे? आलोक अंदर आया और प्रशांत के सिर पर हाथ रखा। उसका पूरा शरीर तप रहा था, मानो बुखार चढ़ गया हो। आलोक ने चिंतित होकर कहा, तू बहुत डर गया है। हम दोनों ने मजाक में ज्यादा बोल दिया। जा आराम कर ले। नहीं भैया, प्रशांत ने हकलाते हुए कहा। किसी ने सच में मेरा हाथ पकड़ा था। आलोक ने उसकी बात टाल दी, जैसे यह सब उसके और निगम की कहानियों का असर हो। वह उसे बाहर बने छोटे कमरे तक ले गया। वहां फर्श पर बिछे पुराने गद्दे और कोने में पड़े लोहे के बक्से थे। यहीं सो जा, अभी आधी रात है, बाहर जाना ठीक नहीं। प्रशांत सहमते हुए वहीं लेट गया। नींद उसके पास नहीं आई। उसकी कलाई अब भी ठंडी लग रही थी और उन नीले निशानों से वह बार बार उंगलियों का दबाव महसूस कर रहा था। उधर आलोक वापस मुर्दा घर में पहुंचा तो देखा निगम एक स्ट्रेचर के पास झुका हुआ था। उस पर एक लड़की की लाश रखी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे, आंखें अब भी खुली हुई और उनमें अजीब चमक थी। आलोक ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? तेरा भी किसी ने हाथ पकड़ लिया क्या? निगम ने बिना नजर हटाए कहा, नहीं, बस देख रहा हूं। कितनी खूबसूरत थी, इतनी कम उम्र में मर गई। लोग इतनी सुंदर लड़कियों को कैसे मार देते हैं? रहम नहीं आता होगा। आलोक ने मजाक किया। अरे चाचा, अपनी उम्र देखो, ये तुम्हारी बेटी जैसी है। लेकिन तभी उसने महसूस किया, उसकी आंखें, उसकी पुतलियां हल्की सी हिली। आलोक 2 कदम पीछे हट गया। चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। क्या हुआ? निगम ने उसकी ओर देखा। स्ट्रेचर पर लाश बिल्कुल सामान्य थी। निगम ने हंसते हुए कहा, तुझे भ्रम हो गया है। दोनों फिर शराब की बोतल लेकर कोने में बैठ गए। शराब की गंध हवा में फैल गई, पर उसी वक्त लड़की की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे उनकी ओर घूम गईं। दूसरी ओर छोटे कमरे में बैठे प्रशांत ने नींद की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कोई धीरे धीरे पास चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका गला सूख गया। उसने धीमे स्वर में कहा, कौन है वहां? आवाज अचानक थम गई। प्रशांत समझ गया कि वहां कोई था, और यह कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई इंसान भी हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई, सामने आओ, नहीं तो मेरे पास हथियार भी है। अंधेरे को चीरता हुआ धीरे धीरे एक साया उजाले में आया। यह कोई 17-18 साल का लड़का था। चेहरा मासूम पर बेहद डरा हुआ। प्रशांत ने गहरी सांस लेकर नरमी से पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? यह खेलने की जगह नहीं है, घर जाओ। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? प्रशांत ने उसे घूरा। उसके गले की नसें तन गईं। यह कोई साधारण भूखा लड़का नहीं लग रहा था। प्रशांत ने कांपती सांसों के बीच दरवाजा खोला और लड़के को भीतर बुला लिया। अपने बैग से खाना निकालकर आधा डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। लड़का चुपचाप बैठ गया और जल्दी जल्दी खाने लगा, लेकिन उसकी आंखें बार बार कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कुछ तलाश रही हो। क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्यों आए हो? यह कोई खेलने की जगह नहीं है, प्रशांत ने धीरे से पूछा। लड़के ने सिर झुका लिया, आवाज कांप रही थी। मेरा नाम अनुराग है, मैं घर से भाग आया हूं, छुपने के लिए यहां आ गया। बोलते वक्त उसकी आंखें सच को छिपा रही थीं। बातों में झूठ साफ झलक रहा था, लेकिन प्रशांत ने दबाव नहीं डाला। उसने बस सिर हिलाया और साथ बैठकर चुपचाप खाना खाने लगा। उसके भीतर डर अब भी काबू में नहीं आया था।
मुर्दा घर के अंदर इस बीच निगम और आलोक शराब में डूबे हुए थे। आधी बोतल खत्म होने के बाद अचानक निगम लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सुमोना की लाश के पास गया। उसने चादर खींच दी। क्या कर रहे हो? आलोक झुंझलाया। डॉक्टर सुबह आएंगे, जांच करनी है, क्यों चादर हटा रहे हो? निगम की आंखें नशे से लाल थीं। वह फुसफुसाया, कल तक तो ये चीर फाड़ देंगे, तब तक इसकी खूबसूरती देख लूं। उसने उंगलियां सुमोना के चेहरे पर फेरी, बालों को छुआ और होंठों तक पहुंच गया। आलोक घृणा से पीछे हट गया। पागल हो गए हो क्या? ये जिंदा लड़की नहीं है, लाश है। निगम ने परवाह नहीं की। उसकी उंगली सुमोना के मुंह तक पहुंच गई। उसने हंसते हुए कहा, सोचो, जब मरी हुई ऐसी है तो जिंदा होती तो कितनी सुंदर। अचानक उसकी हंसी चीख में बदल गई। निगम दर्द से तड़प उठा। सुमोना का मुंह बंद हो चुका था और उसकी उंगली भीतर फंसी हुई थी। क्या हुआ? आलोक घबराकर बोला। निगम बुरी तरह चिल्लाया, ये मेरी उंगली काट रही है, छोड़ नहीं रही। उसकी आंखें बाहर को निकल आई थीं। वह दीवानों की तरह हाथ झटक रहा था। आलोक ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे दर्द और बढ़ गया। निगम की चीखें पूरे मुर्दा घर में गूंज उठीं। प्रशांत और अनुराग ने आवाज सुनी। दोनों हड़बड़ा कर दौड़े। प्रशांत अंदर घुसा, जबकि अनुराग दरवाजे पर ही ठिठक गया। क्या हुआ? प्रशांत ने चीख कर पूछा। इसने मेरी उंगली काट ली, निगम चीख रहा था। प्रशांत ने झटपट सुमोना का मुंह खोलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से जबड़े ढीले हुए, लेकिन निगम की उंगली आधी कट चुकी थी। खून धार की तरह बह रहा था। उसका आधा हिस्सा लापता था, मानो निगल लिया गया हो। निगम जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से तड़पते हुए। आलोक ने उसे सहारा दिया और अस्पताल की ओर भागा। खून उसके पीछे पीछे टपक रहा था। उस हड़बड़ी में उन्होंने अनुराग को देखा तक नहीं, जैसे उसकी मौजूदगी कोई मायने ही न रखती हो। कमरे में अब सिर्फ प्रशांत और अनुराग रह गए थे। प्रशांत का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से सुमोना का मुंह दोबारा खोला, पर अंदर कोई उंगली नहीं थी, केवल खून के धब्बे। भैया मत छूना, अनुराग ने कांपते हुए कहा। वो तुम्हारी उंगली भी खा जाएगी, प्रशांत ने उसे घूरा। अनुराग, ये बस एक मुर्दा शरीर है, लाशें इंसानों को काटती या खाती नहीं है। तू बच्चा है, तू डर गया है। लेकिन जब उसने चारों ओर फैले खून को देखा तो झिझक गया। पोछा लेने के लिए वह बाहर गया और अनुराग भी डर से पीछे पीछे चला। वापस आने पर वह दृश्य और अजीब हो गया। वहां कोई खून नहीं था, फर्श चमक रहा था, जैसे किसी ने पहले ही सब साफ कर दिया हो। प्रशांत की सांस रुक गई। तभी उसकी नजर एक और स्ट्रेचर पर गई। उस पर पड़ी चादर नीचे खिसकी हुई थी। वह चादर उठाने आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। शव उल्टा पड़ा था, सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। शव खुद कैसे पलट सकता है? यहां तो और कोई था भी नहीं। अनुराग भी उसके साथ बाहर गया था। तभी स्ट्रेचर के खिसकने की आवाज आई। धातु की चरमराहट उसके कानों को चीर गई। उसने पलटकर देखा। अनुराग दरवाजे पर खड़ा था, पर उसकी आंखें डरी हुई थीं और वह प्रशांत के पीछे कुछ देख रहा था। प्रशांत के शरीर से पसीना टपकने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा अभी सीना फट जाएगा। वह पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत जैसे जकड़ ली गई थी। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे सच में लगा मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। प्रशांत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था अगर उसने अभी कदम नहीं बढ़ाए तो वहीं बेहोश हो जाएगा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। कुछ ही सेकंड का फासला था। उसने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा पकड़कर बाहर निकल आया। बाहर पहुंचते ही उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं कि वह वहीं जमीन पर बैठ गया। सीना धौंकने की तरह चल रहा था। तभी अनुराग उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और घबराई आवाज में बोला, भैया यहां से निकलो, ये जगह ठीक नहीं है। प्रशांत उठना चाहता था, मगर उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी अंदर से किसी ने दरवाजे पर जोर का धक्का मारा। दरवाजा हिल गया और एक टूटी फूटी उंगलियों वाला खून से लथपथ हाथ बाहर निकल आया। अनुराग के मुंह से चीख निकल गई, भैया दरवाजा बंद करो वरना वो बाहर आ जाएगा। प्रशांत ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला। लकड़ी की टोटकी नीचे गिर गई, लेकिन हाथ दरवाजे के बीच फंसा हुआ था, जिससे वह ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। अंदर से दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हों।
भैया बाहर से बंद करो ना, अनुराग रोते हुए बोला। यहाँ बाहर से बंद करने का इंतजाम ही नहीं है, प्रशांत ने दहशत में जवाब दिया। वह कुछ देर तक पूरी ताकत से दरवाजे को दबाता रहा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अनुराग से कहा, चलो उस कमरे में जहां हम खाना खा रहे थे, वो अंदर से बंद हो सकता है। दोनों वहां भागे। प्रशांत पीछे कदमों की आहट सुन रहा था, लेकिन पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, अनुराग ने दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। बाहर से खटखटाने और दरवाजा पीटने की आवाज लगातार आती रही। दोनों एक कोने में सिमटकर बैठे रहे। प्रशांत ने धीमे स्वर में कहा, यह सब तो मैंने अंग्रेजी फिल्मों में देखा है, जिनको लोग जॉम्बी कहते हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे हो रहा है? अनुराग ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। वह बड़बड़ाया, ये सब दीदी की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है। प्रशांत उसे घूरने लगा। उसे लगा शायद अनुराग घर से भागा ही इसलिए है, अपनी माँ और बहन से जुड़ी किसी त्रासदी की वजह से। मगर इस वक्त वह कुछ पूछने की हालत में नहीं था। उसका खुद का दिमाग सुन्न हो रहा था। उधर अस्पताल में डॉक्टर निगम की पट्टी कर रहा था। आलोक उसके पास खड़ा था। डॉक्टर ने चिढ़कर कहा, क्या कर रहे थे तुम लोग? फल काटते काटते उंगली कट गई। निगम दर्द से तड़पते हुए बोला, डॉक्टर साहब, ये किसी चाकू से नहीं कटी, एक डेड बॉडी ने काटी है। डॉक्टर ने गुस्से में डांटा, फालतू बातें मत करो। मैंने कितनी बार कहा है, ड्यूटी के समय शराब मत पिया करो। इसी वजह से उंगली कट गई। अगर ये हरकतें किसी को पता चली तो नौकरी से निकाल देंगे। आलोक का चेहरा उतर गया। उसकी शादी की बात चल रही थी। अगर नौकरी चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने निगम की तरफ देखा और इशारे से चुप रहने को कहा। निगम भी मान गया। पट्टी करवाने के बाद वे वापस मुर्दाघर की ओर लौटे। रास्ते में एक और एम्बुलेंस खड़ी थी। उसमें एक लड़की की लाश लाई गई थी। एक्सीडेंट में उसका आधे से ज्यादा शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था। निगम का हाथ अब भी धड़क रहा था। दोनों धीरे धीरे चलते हुए मुर्दाघर पहुंचे। वे सोच रहे थे कि प्रशांत वहीं मिलेगा, लेकिन अंदर घुसते ही डॉक्टरों ने गुस्से से कहा, यहाँ 3 लोगों को ड्यूटी पर रखा गया था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है इन सब की शिकायत करनी पड़ेगी। उसी वक्त कमरे के भीतर से एक अजीब आवाज गूंजी। कौन है बाहर और किसकी शिकायत करने की बात हो रही है? मुर्दाघर की चुप्पी उस आवाज के साथ और भी भारी हो गई। डॉक्टर को साफ सुनाई दिया। आवाज मुख्य मुर्दाघर के अंदर से आई थी। उसने झल्लाते हुए दरवाजा खोला और चिल्लाया, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? जब कोई डेड बॉडी आती है तो दरवाजा खुला रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसका गला सूख गया। अंदर कोई नहीं था। स्ट्रेचर एकदम खाली पड़े थे, जबकि कुछ देर पहले यहाँ कई लाशें थीं और कुछ का तो पोस्टमार्टम भी हो चुका था। डॉक्टर ने कंपाउंडर से पूछा, आज तो कई बॉडी आई थीं, फिर ये सब स्ट्रेचर खाली क्यों हैं? कंपाउंडर ने भीतर झांकते हुए कहा, पता नहीं सर, मैं देखता हूँ। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। ठंडी सड़ी हुई सांसों जैसी गंध पूरे हॉल में भर गई। तभी दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, तुम तो वही डॉक्टर हो ना जिसने मेरा शरीर काटा था? डॉक्टरों और कंपाउंडरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक एक स्ट्रेचर पर पड़ी लाश हिलने लगी और धीरे धीरे उठकर बैठ गई। चादर नीचे खिसक गई। सामने करीब 45 साल का आदमी बैठा था। उसके पूरे शरीर में टांके लगे थे। एक आंख फूटी हुई थी। दूसरी आंख से वह डॉक्टर को घूर रहा था और होंठों पर भयावह मुस्कान थी। डॉक्टर लड़खड़ाते हुए बोला, तू तो वही है जिसका मैंने कल पोस्टमार्टम किया था, लेकिन तू जिंदा कैसे? उस आदमी की आवाज घुटी हुई थी मगर साफ सुनाई दी। तूने मेरा पोस्टमार्टम नहीं किया था, तूने तो बस शरीर काटा। मेरी मौत जहर से हुई थी, मगर तूने रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिख दिया। मेरी आत्मा वहीं थी, सब देख रही थी, और तूने गलती से मेरी आंख भी फोड़ दी थी। डॉक्टर की टांगें कांपने लगी। कंपाउंडर और दूसरा डॉक्टर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर खड़े डॉक्टर ने दरवाजा खींचा, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। अंदर वह आदमी डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर पीछे हट रहा था, लेकिन उसके कदम फर्श से चिपक गए थे। कंपाउंडरों ने रोकने की कोशिश की। तभी अचानक एक कंपाउंडर की पीठ पर किसी ने छलांग लगा दी। उसने झटके से पलट कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वह एक 8 साल की बच्ची थी। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, मानो किसी ऊंचाई से गिरकर चूर चूर हो गया हो।
उसकी आंखें बाहर लटकी हुई थीं और खून से सराबोर थीं। वे आंखें उस कंपाउंडर को घूर रही थीं। उसके चीखने से पहले ही बच्ची ने उसके गले में दांत गड़ा दिए। खून का फव्वारा निकल पड़ा। वह कंपाउंड वहीं तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर दूसरा कंपाउंड और डॉक्टर दोनों बुरी तरह कांप उठे। दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। तभी उस आदमी ने पास आकर डॉक्टर की आंख में अपना अंगूठा घुसा दिया। मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था जब तूने मेरी आंख फोड़ दी थी। डॉक्टर की चीख कमरे में गूंज उठी। फिर उसके नाखूनों से उसने डॉक्टर का पूरा सीना चीर डाला। वह आदमी हंसी के फटकारों में बदल गया। कमरे में गूंजता हुआ पागलपन। दूसरा कंपाउंड कोने में दुबक गया, मगर वहां रखे 2 और शव अचानक हिलने लगे और उसकी ओर बढ़े। कंपाउंड चीख भी नहीं पाया, बस उसका गला रुक गया और आखिरी सांस वहीं निकल गई। बाहर खड़ा डॉक्टर दरवाजे पर दस्तकें दे रहा था। अंदर क्या हो रहा है? तभी उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो वही एक्सीडेंट वाली लड़की की लाश थी। उसका आधा शरीर कुचला हुआ था। वह फटी हुई आवाज में बोली, मेरा एक्सीडेंट किसने किया? डॉक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। छोड़ो मुझे, वह चीख रहा था, लेकिन लड़की का हाथ लोहे की तरह सख्त था। तभी उसने देखा बाथरूम की तरफ से और भी मुर्दा शरीर उसकी ओर खिसकते आ रहे थे। उसकी छाती में तेज दर्द उठा। वहीं फर्श पर गिर पड़ा। दिल की धड़कन रुक गई। कमरे के अंदर बैठे प्रशांत और अनुराग सब सुन रहे थे। दरवाजे के उस पार से आती चीखें, कराहें और खरोंचने की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। प्रशांत ने धीरे से कहा, ये सब आत्मा नहीं है, ये तो शरीर है। मगर ऐसा तो पहले भी कहीं हुआ होगा। अनुराग ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने फुसफुसाकर कहा, हाँ, ये सब पहले भी हो चुका है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। मैं तो पिछले 1 महीने से यहां काम कर रहा हूं। दिन की ड्यूटी रहती थी मेरी। फिर भी कोई आवाज या कुछ सुनाई दे तो मैं जरूर सुन जाता, पर मैंने कुछ भी नहीं सुना। अचानक ये सब क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं अनुराग की तरफ खड़ा हुआ था और देख रहा था कि उसके चेहरे पर क्या बदल रहा है। वह बार बार घड़ी देख रहा था। हाथ तेजी से झटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बात उसके अंदर घुट रही है। मैंने धीरे से कहा, अनुराग, सच सच बता, यहाँ क्या चल रहा है? उसकी आंखों में कुछ आंसू थे। उसने मुंह पोंछते हुए कहा, यह सब 2 साल पहले शुरू हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। करीब 2 साल पहले हम लोग इस कॉलेज में आए थे। तब सब ठीक चलता था। माँ सुचित्रा घोष, वह साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। पिता रविंद्र घोष इंजीनियर हैं। पिता की ट्रांसफर यहाँ हुई थी। माँ ने भी यही नौकरी शुरू की। दीदी सुमोना भी यहीं पढ़ती थी। उसने एक लंबी सांस ली और आवाज और कमजोर हो गई। पहले माँ की बातें सामान्य थीं, पर धीरे दो कुछ बदलने लगा। रातों को वह अलग तरह की बातें करने लगी। कभी कहती, काला जादू बहुत कुछ दे सकता है। फिर कहती, बलिदान से तुम कुछ भी पा सकते हो। मैं छोटा था, समझ नहीं आता था, पर पिता और माँ के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पिता कहते कि तुम पगलाती जा रही हो, और माँ चुप रहती या कहती कि मैं समझ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़कर बैठने की मुद्रा बना ली। पल भर के लिए उसकी आंखें खाली हो गईं। एक बार मैंने देखा कि माँ वीडियो कॉल पर किसी तांत्रिक से बात कर रही थी। वह तांत्रिक अजीब सवाल कर रहा था और कुछ मंत्र सिखा रहा था। दिन प्रतिदिन माँ का रवैया बदल रहा था। अब वे दोनों रात को 3 बजे उठकर पूजा करने लगे, काले कपड़े पहनकर। एक तस्वीर के सामने जो किसी देवी या देवता जैसी नहीं थी, भयानक दिखती थी। उस रात का जिक्र करते हुए अनुराग की आवाज धीमी हो गई। 6 महीने पहले की बात है। मुझे पानी पीने की प्यास लगी और मैं उठा। घर में कुछ लोग थे। माँ के कमरे में जाकर मैंने देखा कि कुछ लोग परतों में खड़े थे। माँ भी उनके बीच थी। एक आदमी था, काले कपड़े, गले में रंग बिरंगी माला। उसके आगे 2-3 लोग खड़े थे। मैंने चुपके से दीदी को जगाया और हम दोनों सुनने लगे। अनुराग ने चेहरा घुटा लिया। वह आदमी बोला, बलि दीजिए, यह बलि खास है। इसके बाद तुम्हें जो शक्ति मिलेगी उससे तुम किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकोगे। तुम्हें उसका शरीर तक एक बूंद खून भी बहने नहीं देना होगा, बस सही विधि से करना होगा। मैं तुम्हें मंत्र लिख कर दूंगा। हवन कुंड में चंदन जलाओगे। ठीक उस समय जब ग्रहण पूरा होगा तुम्हें मुंह में खून डालना होगा। 4 मिनट और 5 सेकंड के बाद जो मैं बताऊंगा उस समय शैतान उस शरीर में आकर बस जाएगा और तुम्हें शक्तियां देगा। फिर शैतान चला जाएगा और शरीर फिर मर जाएगा, पर शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। तुम चाहो तो मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकोगे। अनुराग की बातें सुनकर मेरी शक्ल सख्त हो गई। मैंने कहा,
और तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? वह बोला, पिताजी ने हाथ जोड़े और कहा, पैसे की चिंता मत करो, जो भी चाहिए कर दो। माँ ने सिर हिलाकर कहा कि यह अंतिम मौका है। उस तांत्रिक की बातें मानकर वे खुश दिखे। वे यह सोच रहे थे कि अगर सच में शक्ति मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। अनुराग ने यूं लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली जैसे भीतर कोई आवाज उसे खींच रही हो। तांत्रिक ने कहा कि अगला शनि अमावस्या रात है, ऊपर से सूर्य ग्रहण भी रहेगा। वह संयोजन सबसे शक्तिशाली होगा। उसी रात को विधि करनी होगी। सबसे जरूरी शर्त यह थी कि बलिदान का शरीर का एक बूंद भी नहीं बहना चाहिए, इक्का दुक्का खरोंच भी नहीं। बस वह शरीर मुंह से कुछ समय के लिए जिंदा जैसा दिखेगा। शैतान आकर अंदर बसेगा और तुम्हें वरदान देगा। मैंने महसूस किया कि अनुराग के शब्दों में अपराध की गंध थी। उसकी आवाज में शर्म और डर दोनों थे। माँ ने कहा कि यही तो रास्ता है। उसने फुसफुसाकर कहा, वह कहती थी कि हमारे पास करने का हक है। हम बुद्धि और विद्या के नाम पर अक्सर दूसरों की कमजोरी उठाकर आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा कि बलिदान जरूरी है। पिताजी ने हामी भर दी। उस रात क्या हुआ? अनुराग ने धीरे से बताया, मेरी दीदी को चुना गया। वह कम उम्र की थी, मासूम। माँ ने सोचा कि यह विधि काम कर जाएगी। सब कुछ रात में हुआ। हवन कुंड जला, मंत्र पढ़े गए। मैं छिपा था। मैंने देखा कि वे कैसे पवित्रता की बातें करते हुए लाल निशान बनाते हैं। फिर कुछ हो गया जिसे मैं समझ नहीं पाया। दीदी ने चिल्लाया, मैं रोऊंगा, पर किसी ने अपनी आवाज नहीं रोकी। कुछ पल के लिए दीदी जिंदा सी दिखी। उसकी आंखें खुल गईं, पर फिर वही हुआ जो तांत्रिक ने कहा था। उसका मुंह जो किसी भ्रांति जैसा था, मैंने देखा। मैं भाग निकला। उसने मेरी तरफ देखा। उसके गले पर सफेद निशान थे। तालाब के पास मैं रात भर छिपा रहा। सुबह पता चला कि वहां से लाश को ले गए थे, पर घर में सब कुछ बदल चुका था। माँ की आंखों में चमक थी। पिताजी का व्यवहार बदल गया। उसकी सांस तेज हो गई। तभी मैंने समझा कि यह हमारी गलती है। मैंने भागना चाहा, पर अब यह सब लौटकर हम पर ही टूट रहा है। उसकी बात सुनते हुए मेरे रग दमन ठंडे हो गए। उस कमरे की हवा जो पहले भी भारी थी, अब और दबक गई। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे किसी ने विश्वास की जगह दुष्टता को चुन लिया। अनुराग ने सिर झुकाया। आवाज में पेन था। मैं भागा तो घर के बाद जो भी हुआ वह कहर बनकर आया। अब मुझे लगता है कि मेरी माँ ने जो किया उसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। उस रात के बाद क्या हुआ? वह चुप रहा। उसकी आंखों में शिकायत भी थी, प्यार का गलत इस्तेमाल भी। मैं उसके चेहरे की हर एक झुर्री पड़ रहा था। बाहर मुर्दा घर की चिकनी धातु पर रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर हमारे बीच खामोशी गहरी हो गई। हम दोनों जानते थे कि अब पीछे पलटने का कोई रास्ता नहीं था। किसी ने जो बीज बो दिया था वह फूल बनकर रौंदने आया था। अनुराग ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब वह सब कुछ उगल देना चाहता था। उस तांत्रिक ने कहा था कि अगर यह विधि पूरी हो गई तो तुम और तुम्हारा परिवार सदियों तक जिंदा रहेगा, अमर हो जाओगे। मैं और मेरी बहन यह सुनकर स्तब्ध रह गए। दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चुप कराया और हम दोनों छिपकर सब सुनते रहे। तांत्रिक ने मेरे माता पिता से 15 लाख रुपए ले लिए। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि इस विधि के बाद उनके पास इतनी ताकत होगी कि वे जितना चाहें उतना धन अपने सामने ला सकते हैं। यहाँ तक कहा कि वे कुबेर का खजाना अपने पास रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद वह तांत्रिक और उसके साथी चले गए। माँ और पिताजी अपने कमरे में लौटे और धीमी आवाज में कुछ बातें करने लगे। हम सुन नहीं पाए, लेकिन मेरे भीतर एक डर घर कर गया था। कहीं वे मेरी बलि तो नहीं देंगे? मैं कांपने लगा। दीदी ने मुझे गले लगाया और फुसफुसाई, नहीं, ऐसा मत सोचो। माँ पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात ने मुझे थोड़ी राहत दी, मगर अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और मेरे माता पिता का व्यवहार और अजीब होता गया। रातों में उनकी फुसफुसाहट, मंत्र जैसी आवाजें, हवन की गंध, सब कुछ मेरे कानों तक आता था। कल रात कुछ और हुआ। माँ ने दीदी से कहा कि उसे उपवास करना होगा। सुबह से उसे कुछ खाने नहीं दिया गया। शाम को जब पूजा का समय आया तो हमें जबरन बिठाया गया। उस वक्त हमारे भीतर का डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। हम दोनों की आंखें मिली और हमें साफ समझ आ गया कि अब कुछ भयानक होने वाला है। पिताजी ने दीदी को एक घूंट पिलाया। जैसे ही उसने पिया, उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। वह मूर्ति की तरह बैठ गई। मेरी सांस अटक गई। ये उसकी बलि देने वाले थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने मंत्रोच्चारण तेज होने लगा। पिताजी ने कपड़ा उठाया और दीदी का गला दबाने लगे। मैं चीख पड़ा, नहीं। पिताजी मेरी तरफ लपके, मगर माँ ने रोके रखा।
अभी बलि देना जरूरी है, उसने कहा। उसकी आंखों में अजीब जुनून था। दीदी की चीख गूंजी, वह हाथ पैर पटक रही थी। मैं पिताजी की कलाई पकड़कर खींचने लगा, पर मेरी ताकत उनसे कम थी। दीदी ने एक झटके से उन्हें दूर किया और मुझे भागने का इशारा किया। हम दोनों दरवाजे की ओर भागे। मां अब भी मंत्र पढ़ रही थी। पिताजी हमारे पीछे दौड़े। मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। दीदी मुझे उठाने के लिए रुकी और तभी पिताजी ने उसे पकड़ लिया। उनके हाथ उसके गले पर फिर से कस गए। उसकी मौत चक्र के अंदर होनी चाहिए, वरना शैतान नहीं आएगा, मां चिल्लाई। पिताजी ने दीदी को खींचकर चक्र के बीच लपटका। उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। मैं बार बार उन्हें हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी दीदी की सांसें टूट चुकी थीं। उसी वक्त पुलिस की जीप आकर रुकी। सायरन की आवाज गूंजी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दीदी अब नहीं रही। मुझे लगा कि अब उसके शरीर में शैतान प्रवेश करेगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा था कि इसके लिए सही मंत्रोच्चारण और खून की आहुति जरूरी है। पुलिस आ जाने की वजह से आधी विधि अधूरी रह गई। मैं डर और सदमे में वहां से भाग निकला। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। एम्बुलेंस आई और दीदी का शरीर अस्पताल ले जाया गया। मैं पीछे पीछे भागा, मगर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। फिर भी मुझे पता चल गया कि उसकी लाश यहीं इसी अस्पताल के मुर्दा घर में लाई जाएगी। तभी से मैं यहां छुपा हूं। अनुराग की बातें सुनकर प्रशांत का सिर घूम गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब साफ था। सारी मुसीबत की जड़ वही थी, सुमोना का शव। लेकिन सवाल ये था, वह तो अब भी शांत लेटी थी, जबकि बाकी मुर्दे उठ खड़े हो रहे थे। प्रशांत ने घड़ी देखी। समय था 3:45। उसने मोबाइल में सूर्य ग्रहण का समय देखा। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला था, क्योंकि वह आधी रात का था, मगर असर तो होना ही था। वीडियो में बताया गया था कि ग्रहण का असर उसके आरंभ और अंत के कुछ समय तक रहता है, और शायद यही असर शुरू हो चुका था। उसके भीतर भय की लहर दौड़ गई। 4:05 पर सुमोना का शव शैतान का घर बन जाएगा। प्रशांत ने कांपते हुए पूछा, अनुराग, तुम्हें यह सब पता है, लेकिन इसे रोकना कैसे है? क्या कोई तरीका है? अनुराग ने आंखें नीची कर लीं। मुझे नहीं पता भैया। बाकी बातें मां और पिताजी ने कमरे के अंदर की थीं। मैं सुन नहीं पाया। तभी मुर्दा घर के भीतर से दबे स्वर में चीखें और चीख पुकार गूंजी। डॉक्टरों और कंपाउंडरों की अंतिम चीखें। प्रशांत और अनुराग ने सुना, और फिर एक धड़ाम की आवाज। पीछे वाले दरवाजे की कुंडी हिली थी। वही दरवाजा जो मुर्दा घर के पीछे खुलता था। पीछे का दरवाजा ज्यादातर समय बंद ही रहता था। वही दरवाजा था जिससे बड़ा फर्नीचर या भारी सामान लाया जाता था, मगर आज कोई सामान आने वाला नहीं था। तो फिर वह दरवाजा किसने खोला? प्रशांत की आंखें चौंधिया गईं जब उसने देखा कि वहां से 4 लड़के अंदर आए। वे उसी अस्पताल के बॉयज हॉस्टल में रहते थे, नर्सिंग की पढ़ाई करते थे। उम्र रही होगी 17-18 साल। उनके हाथ में चमकदार शराब की बोतलें थीं। आलोक भैया, निगम काका, हम लोग आ गए। आज तो महंगी वाली बोतल है। वे हंसते हुए अंदर बढ़े, जैसे मौत की ओर चल रहे हों और उन्हें जरा भी खबर ना हो। प्रशांत खिड़की से झांककर सब देख रहा था। उसका दिल बैठने लगा। इतने छोटे लड़कों को इतनी भयानक मौत के मुंह में जाता वह कैसे देख सकता था? उसने खिड़की से चिल्लाने की कोशिश की, मगर खिड़की कसकर बंद थी। आवाज बाहर नहीं गई। वह दरवाजे की ओर दौड़ा। तभी अनुराग डरकर बोला, भैया दरवाजा मत खोलो, जॉम्बी अंदर आ जाएंगे। प्रशांत ने गहरी सांस लेकर कहा, डरो मत अनुराग, बाहर अभी कोई जॉम्बी नहीं दिख रहा। मैं खुद बाहर नहीं जा रहा, बस उन बच्चों को चेतावनी दूंगा ताकि वे यहां से भाग जाएं। अनुराग सहम गया, मगर उसने विरोध नहीं किया। प्रशांत ने आधा दरवाजा खोलकर बाहर झांका और आवाज लगाई, बच्चों तुरंत यहां से निकल जाओ, यहां बहुत भयानक चीजें हो रही हैं। चारों लड़के ठाका मारकर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, भयानक अभी होगा भैया, जब हम ये बोतल खोलेंगे। कल छुट्टी है तो आज पूरी रात एंजॉय करेंगे। उन्होंने ताली बजाई और खिलखिलाते हुए आगे बढ़े। प्रशांत ने घबराकर दोबारा कहा, समझो मेरी बात, यहाँ लाशें जिंदा हो रही हैं। अगर अभी भागे नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखकर हंसी दबाई। दूसरा बोला, लगता है निगम काका ने इसे भी अपनी डरावनी कहानियां सुना दी हैं, पर हम डरपोक नहीं हैं। हम तो उन्हें अच्छे से जानते हैं। वे ऐसी बातें बनाने में उस्ताद हैं। प्रशांत के माथे पर पसीना छलक आया। वह सोच रहा था कि इन्हें कैसे यकीन दिलाए। तभी अचानक मुख्य मुर्दा घर का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला।
आवाज सुनते ही अनुराग सिहर कर दीवार से सट गया। प्रशांत का दिल डूब गया। उसने तुरंत कहा, अब समय नहीं है, जल्दी अंदर आ जाओ। लेकिन चारों लड़के अब भी उसे हंसते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मस्ती थी, डर का नामो निशान नहीं। वे 2-4 कदम आगे ही बढ़े थे कि सबसे आगे चलने वाला लड़का अचानक रुक गया। उसकी आंखें जमीन पर जमी रह गईं। वहां खून के बड़े बड़े धब्बे थे। लाल गाढ़े धब्बों के बीच मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने कांपते हुए कदम पीछे खींचे। दूसरा लड़का पास आया, देखा और उसकी हालत भी वैसी ही हो गई। आंखें फटी रह गईं, चेहरा पीला। धीरे धीरे बाकी दोनों ने भी वह दृश्य देख लिया। उनकी हंसी सूख चुकी थी। उसी क्षण मुख्य मुर्दाघर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। भीतर से लाशें बाहर झांक रही थीं। उनके चेहरे खून से लथपथ थे, आंखें फटी हुई, होंठों पर डरावनी मुस्कान। उनका अजीब सा डगमगाता चलना और भी भयानक लग रहा था। वे एक एक करके बाहर निकली और सीधे उन 4 लड़कों की ओर बढ़ी। चारों चीख पड़े और जान बचाने के लिए भागने लगे। प्रशांत अब भी दरवाजा पकड़े खड़ा था। वह पागलों की तरह हाथ हिलाकर चिल्ला रहा था, इधर आओ, जल्दी अंदर आओ। आखिरकार चारों लड़कों में से सिर्फ एक किसी तरह दौड़कर उस छोटे कमरे तक पहुंच पाया। बाकी तीनों वहीं बाहर मुर्दा शरीरों के शिकार हो गए। उनकी चीखें गलियारों में गूंजती रह गईं। प्रशांत ने हड़बड़ाकर उस लड़के को अंदर खींचा और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। उसके दिल में साफ था कि यह दरवाजा उन्हें हमेशा सुरक्षित नहीं रखेगा। लाशों के पास पूरी ताकत भले न हो, पर अगर वे लगातार दबाव डालें तो दरवाजा देर सवेर टूट ही जाएगा। कुछ लाशें तो सही से चल भी नहीं पा रही थीं। कुचले हुए पैर, टूटे हुए जोड़, पर उनका इरादा खतरनाक था। कमरे के भीतर लड़का पसीने से तरबतर कांप रहा था। सांस फूल रही थी, आंखों में दहशत थी। प्रशांत ने अपनी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। लड़के ने एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। प्रशांत ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। पागल है क्या? ये आखिरी बोतल थी। अब हम कहां से पानी लाएंगे? बाहर लाशें घूम रही हैं, बाहर निकलना मौत है। लड़का जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। वह दीवार से टिककर बैठ गया। प्रशांत ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अनुराग की तरफ देखा और कहा, इसे छोड़ो, तुम सोचो कि यह सब कैसे रोका जाए। अनुराग रोते हुए बोला, भैया मैं बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। प्रशांत ने गहरी सांस भरी। वह जानता था कि अनुराग ही एकमात्र कड़ी है। सुनो, शायद उपाय सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को पता होगा। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें कहाँ ले गए? अनुराग ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उनका मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया था। अगर आप कॉल कर लो तो शायद किसी पुलिस वाले से बात हो जाए। प्रशांत की आंखों में उम्मीद चमकी। तुम्हें नंबर याद है? अनुराग ने कांपते होंठों से पिता का नंबर बताया। प्रशांत ने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल लगाया। पहली बार घंटी बजी, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं। उसके माथे पर पसीना छलक आया। यही आखिरी उम्मीद थी। उसने बार बार कोशिश की। 5वीं बार भी फोन नहीं उठा। 6ठी बार अचानक लाइन जुड़ गई। दूसरी तरफ से एक गुस्सैल आवाज आई, कौन है? 5 बार फोन किया और फिर भी समझ नहीं आया कि उठाने वाला नहीं उठाना चाहता। प्रशांत का गला सूख गया। उसने घबराकर कहा, सर, हमारी मदद कीजिए, यहाँ बहुत भयानक हो रहा है। दूसरी तरफ एक कांस्टेबल था। उसका नाम बैज पर लिखा था, किशोर केशव। गले में बड़ा सा हनुमान जी का लॉकेट लटक रहा था, माथे पर चंदन का तिलक। किशोर ने झुंझलाकर कहा, कंप्लेंट लिखवानी है तो थाने फोन करो। ये किस नंबर पर बार बार फोन कर रहे हो? प्रशांत लगभग रो पड़ा। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ये फोन अनुराग ने डायल किया है। वह उसी आदमी का बेटा है जिसका फोन है। वही आदमी है जिसने अपनी बेटी की बलि दी थी। उसकी लाश में शैतान आने वाला है। वह शैतान मुर्दों को जिंदा कर रहा है। हम मुश्किल से बच पाए हैं, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। सर हमारी मदद कीजिए। अगर कोई और पुलिस वाला होता तो हंसकर फोन काट देता, लेकिन यह प्रशांत की किस्मत थी कि फोन किशोर केशव ने उठाया। वह भगवान और ऊपरी शक्तियों पर भरोसा करने वाला इंसान था। आज खास तौर पर वह मंदिर जाकर ही ड्यूटी पर आया था। शनि अमावस्या होने के कारण उसने नए लॉकेट को गले में डाला था। फोन कान से लगाए वह अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने याद किया कुछ ही घंटे पहले जब सुचित्रा घोष और रविंद्र घोष से पूछताछ की जा रही थी, तब सुचित्रा ने सब कुछ कबूल किया था। उसने पुलिस के सामने साफ कहा था कि एक तांत्रिक ने उन्हें इस विधि के लिए उकसाया। उसने बलि
शैतान और अमृता की बात सब बताई थी। किशोर के माथे पर पसीना आ गया। उसने फोन कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा तुम वहीं छुपे रहो, मैं आ रहा हूं। पर जो हो रहा है उसे रोकना आसान नहीं होगा। कांस्टेबल किशोर केशव ने गहरी सांस ली। सामने बैठे इंस्पेक्टर अभी भी यही मान रहे थे कि यह पति पत्नी पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उनके हिसाब से यह सब लालच और धोखे की कहानी थी। अपनी ही बेटी की बलि देकर अमृता और दौलत पाने की चाह। मगर किशोर के मन में कहीं न कहीं सच्चाई गूंज रही थी। मतलब मेरा शक सही था, उसने मन ही मन कहा। उस लड़की के शरीर में सचमुच शैतान आ गया है। फोन पर प्रशांत यह सुनकर लगभग फूट पड़ा। सर, तो आप हमारी बात मान रहे हैं? प्लीज, हम सिविल अस्पताल के मुर्दा घर में फंसे हैं। यहां सारी लाशें जिंदा हो गई हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वे इंसानों को मार रही हैं। हम एक छोटे कमरे में छुपे हैं, पानी तक नहीं बचा। पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्रशांत ने कांस्टेबल को सब बता दिया, अनुराग की कहानी, बलि की विधि और अब तक मुर्दा घर में हुई सारी घटनाएं। फोन के उस छोर पर बैठा किशोर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह सिर्फ एक कांस्टेबल था, उसके पास सीमित ताकत थी। फिर भी उसने नंबर सेव किया और दृढ़ता से कहा, हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करता हूं। वह तुरंत इंस्पेक्टर के पास लौटा और सारी बातें बताईं। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, किशोर तू भी पागल हो गया है क्या? ये लोग तो साफ पागल हैं। ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसा, यही इनका लालच है। किशोर ने दलील दी। सर, मुझे इनसे बात करने दीजिए एक बार। अगर कुछ झूठ निकला तो मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। इंस्पेक्टर ने अनमने ढंग से हामी भर दी। किशोर अंदर गया और दोनों से बोला, तुम्हारी बेटी के शरीर में शैतान आ चुका है, बताओ इसे कैसे रोका जा सकता है? रविंद्र के चेहरे पर पागलपन भरी हंसी फैल गई। शैतान हमें ताकत देगा, हम अमर हो जाएंगे, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। सुचित्रा की आंखों में पागलपन की चमक थी। बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा पैसा, सब हमारा होगा। किशोर ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, तुम लोग मूर्ख हो। खून तो तुमने दिया ही नहीं, बलि अधूरी रह गई। शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, जो खून देगा शक्ति उसी को मिलेगी। और सुन लो, शैतान तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं करेगा। तुम दोनों के पास अब सिर्फ पछतावा बचेगा। हाँ, अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारे बेटे की जान भी जाएगी। उसके शब्द सुनकर पति पत्नी की आंखें फैल गईं। चेहरे का पागलपन ढीला पड़ा और आंसू बहने लगे। सुचित्रा टूटे स्वर में बोली, मेरी मुलाकात उस तांत्रिक से एक साइकोलॉजी कैंप में हुई थी। उसने खुद को बहुत बड़ा सिद्ध बताया। बोला कि बलि से अमृता मिलती है। उस रात शनि अमावस्या और ग्रहण का संगम था। मैंने उसकी बात मान ली। रविंद्र पहले नहीं मानते थे, पर मैंने उन्हें भी उसके पास ले गई। वह भी फंस गए। उसने विधि बताई, पैसे लिए और हमने अपनी ही बेटी को मार दिया। उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। रविंद्र चुप था, आंखें झुकी हुई। किशोर ने सख्ती से कहा, यह सब सुनने में यहां नहीं आया। मुझे बताओ, इसे रोका कैसे जा सकता है? सुचित्रा ने आंखें पोंछी और बोली, अगर शैतान सच में सुमोना के शरीर में आ गया है तो वह पहले अपने होने का एहसास कराएगा। जितना खून मिलेगा उतना ही ताकतवर होगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है। जब ग्रहण का मुख्य समय आएगा, यानी 4:05 पर, उसी वक्त मेरी बेटी के शरीर को जला देना होगा। उसने रुंधी आवाज में कहा, अगर शरीर जल जाएगा तो उसके साथ शैतान और उसके सारे चेले भी नष्ट हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। मंत्र मुझे दिए तो गए थे, लेकिन बस लिखकर। मुझे खुद पूरा ज्ञान नहीं है और मैं अब वहां नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। किशोर केशव ने बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कठोरता थी। एक ही रास्ता है, उस मुर्दा शरीर को जलाना होगा। उसने तुरंत प्रशांत को फोन लगाया। फोन उठते ही बोला, बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जब 4:05 होंगे, उसी वक्त तुम्हें सुमोना के शरीर को आग लगानी होगी। यही एकमात्र उपाय है। प्रशांत ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर राहत और डर दोनों साथ उमड़ पड़े। मतलब हम उसे जला देंगे तो सब खत्म हो जाएगा? हाँ, किशोर ने दृढ़ स्वर में कहा, और यही तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रशांत का दिल धड़कते धड़कते मानो रुकने को था। उसने पहली बार सुमोना को करीब से देखा। उसका शरीर सफेद चादर पर निर्जीव पड़ा था, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उन आंखों में न हंगर था न दर्द, बस एक खतरनाक ललचाई हुई चमक।
वह चमक सीधी प्रशांत के भीतर उतर रही थी। मुर्दा शरीरों ने उसे जमीन पर घसीटकर हवन कुंड के पास लापटका। ठंडी सड़ी हुई लाशों के हाथ उसके कपड़ों को कसकर पकड़े थे। उनकी उंगलियों से चिपचिपा खून टपक रहा था और उस गंध ने उसका गला जला दिया। अनुराग और वह लड़का अब दूसरी तरफ थे। अनुराग रोते हुए दरवाजे की सलाखें पकड़कर चिल्ला रहा था, भैया वहां मत रहो, भाग आओ। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर की सारी लाशें उसे घेरे खड़ी थीं। सुमोना का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसका सीना ऊपर नीचे हुआ जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर उसके होंठ हल्के से खुले और अंदर से बेहद ठंडी भारी आवाज निकली। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, खून दो। प्रशांत की सांसें रुक गईं। उसने देखा कि निगम और आलोक बाहर खड़े कांप रहे थे। उनकी आंखों में दहशत साफ थी। निगम ने हकलाते हुए कहा, ये तो सच है, शैतान सच में आ गया है। सुमोना का सिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। होंठों से काला तरल रिस रहा था। तुम खून दोगे? प्रशांत ने महसूस किया कि उसके हाथों पैरों पर लाशों की पकड़ और भी कस गई थी। ठंडी उंगलियां उसकी नसों को दबा रही थीं। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने कांपते हुए आसमान की ओर देखा। घड़ी में समय 4:03 हो चुके थे। बस 2 मिनट बचे थे। अगर इन 2 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अनुराग आग लगाओ। आग ही इसका अंत है। अनुराग सुबकते हुए कांप रहा था। वह बार बार सिर हिला रहा था। भैया मैं कैसे? सुमोना का मुर्दा शरीर अब धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी रीढ़ की हड्डियां खटखट की आवाज के साथ सीधी हो रही थीं। पूरा कमरा उस आवाज से गूंज गया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। दांत बाहर झांकने लगे। प्रशांत को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद थी। वह आखिरी 2 मिनट का चमत्कार जिसके बारे में किशोर केशव ने कहा था। शैतान अब उसके सामने था, पूरी तरह जागा हुआ और खून मांग रहा था। सुमोना की आंखें अब किसी भी जिंदा इंसान जैसी लग रही थीं, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ भूख थी। उसके होंठ हिले और बेहद ठंडी आवाज में शब्द निकले, ग्रहण का समय आ गया है, मुझे खून दो ताकि मैं जिंदा हो जाऊं। प्रशांत के भीतर की रगें जम गईं। उसे अब साफ समझ आ गया था, यह उसकी दीदी नहीं, यह शैतान है और शैतान उन्हें कभी शक्ति नहीं देने वाला। वह तो सबको मारकर खा जाएगा, ताकत सिर्फ अपने लिए लेगा। प्रशांत छटपटाने लगा, भागने की कोशिश की, लेकिन सड़ी गली लाशों ने उसके हाथ पांव कसकर पकड़े हुए थे। उसका हाथ जबरन उठाकर सुमोना के खंजर जैसे नुकीले दांतों की तरफ ले जाया जा रहा था। उसकी नाजुक सूरत के पीछे अब सिर्फ दरिंदगी थी। ठीक उसी पल दरवाजा धड़ाम से खुला। सबकी नजर उधर गई। सामने कांस्टेबल किशोर खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उसने पास पड़े स्ट्रेचर पूरे जोर से धकेल दिए। धड़ाम की आवाज के साथ टूटी फूटी लाशें बिखर गईं। इसी अफरा तफरी में प्रशांत भी जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर स्ट्रेचर से टकराया। माथे से खून बह निकला। किशोर दौड़ा और प्रशांत को खींचने लगा, लेकिन लाशें दोनों को घेर रही थीं। तभी सुमोना का स्ट्रेचर भी उलटकर उसी जगह गिरा जहां प्रशांत का खून टपक रहा था। सुमोना की जुबान सांप की तरह बाहर निकली और उसने खून छांट लिया। माहौल बदल गया। लाइट्स तेजी से झपकने लगीं। बंद, चालू, बंद। हवा में बिजली सी सनसनाहट भर गई। शैतान अब पूरी तरह उसमें प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह खून काफी नहीं था। उसे और खून चाहिए था, बहुत सारा। किशोर पहले से तैयार था। उसने जमीन पर गिरी शराब की बोतल उठाई, उसे तोड़ा और उसमें से बहता शराब का तेज तरल उन सफेद चादरों पर उड़ेल दिया जो लाशों पर डाली गई थीं। उसने दांत भींचकर कहा, शैतान की जगह नरक है, अब तू वहीं जाएगा। उसने जेब से माचिस निकाली और तिलियां रगड़ दी। चादरों पर आग भभक उठी। उसने एक जलती चादर उठाई और सुमोना पर दे मारी। सुमोना चीख पड़ी। उसका शरीर लपटों में घिर गया। वह दूर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रशांत भी उठ खड़ा हुआ। उसने भी एक जलती हुई चादर उठाकर उस पर फेंक दी। पूरे मुर्दा घर में आग फैल गई। चीखें, चिंगारियां और धुएं की गंध से सब भर गया। किशोर ने तुरंत प्रशांत का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। कुछ ही देर में लपटों ने पूरी इमारत को घेर लिया। सौभाग्य यह था कि मुर्दा घर अस्पताल की मुख्य इमारत से अलग था।
आग वहीं तक सिमटी रही। जल्द ही दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। बाहर आकर जब गिनती हुई तो साफ हुआ, अंदर से कोई भी और जिंदा नहीं बचा। आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। बताया गया कि 2 डॉक्टर और 3 नर्सिंग छात्र मारे गए। किशोर ने भी वही बयान दिया कि वह किसी काम से वहां आया था और आग लगते ही उसने सिर्फ एक इंसान, प्रशांत, को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। शैतान, काला जादू और बलि की बातें वहीं दबा दी गईं। सुचित्रा और रविंद्र के पागलपन की सच्चाई किसी ने बाहर नहीं बताई और उस तांत्रिक का तो कोई सुराग ही नहीं मिला। कहते हैं वह तांत्रिक आज भी जिंदा है। वह किसी नए शिकार की तलाश में है ताकि एक बार फिर शैतान को धरती पर बुला सके। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।